अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ हैप्पी न्यू ईयर। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ ये है इमरान हसन। और आज वैसे न्यू ईयर थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन यस हैप्पी न्यू टू ऑल ऑफ यू बिकॉज दिस इज द फर्स्ट शो दैट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर यू। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं और आज बाकायदा तौर पे इस दुआ के साथ कि ये जो 2 से 3 का हिस्सा तब्दील हुआ है, यानी कि 22 से 23 का हिस्सा तब्दील हुआ है, अल्लाह करे आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा लेके आए। जो आप 2022 में नहीं कर सके, इस बात की बिल्कुल उम्मीद न रखें 2023 में भी नहीं होना। वो 2023 में भी नहीं होना, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम ये कह रहे थे। लेकिन बंदे को रियलिस्टिक होना चाहिए भाई। पिछले 5 साल से हम अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस दिए जा रहे हैं, फुलफिल हमसे एक भी नहीं हो रही। तो ये मैंने 31st को ऐसे सोचा कि मैंने अगले साल ये करने हैं, फिर 1 जनवरी को वही हाल था जो मेरा था। मतलब जो लोग 31 दिसंबर को कुछ नहीं कर सके वो 1 जनवरी को क्या करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लाइटर नोट पे बात है, करके देख ले क्या बताओ। सो हमारी बेस्ट विशेष है खास तौर पे हमारे मुल्क के लिए। पता नहीं क्यों अर्ली इन द मॉर्निंग इतनी हंसियां निकल रही हैं। अल्लाह करे अल्लाह करे ये साल बहुत अच्छा हो पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की खास तौर पे जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो बेहतर हो जाए, और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम इस क्राइसिस से निकल जाएं जो इस वक्त पाकिस्तान में इकोनॉमी को लेकर चल रहा है और पॉलिटिकली जो चल रहा है पाकिस्तान के लिए 2023 बेहतर हो। लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत मुश्किल लग रहा है, बड़ा चैलेंजिंग साल होने वाला है। चैलेंजिंग साल तो ऑब्वियसली होने वाला है और अभी हमने बहुत चैलेंजेस से गुजरना भी है, वी नो दैट। लेकिन जी न्यू ईयर की जहां तक बात कर रहे हैं, अच्छी बातों से करेंगे। दुनिया भर में सेलिब्रेशंस हुई, फायरवर्क्स हुए, लोगों ने भरपूर अंदाज में, आपको पता है, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। पाकिस्तानियों ने भी सेलिब्रेट किया, आई डोंट नो कैसे किया लेकिन किया। पाकिस्तानियों ने डिफरेंट जगहों पे जाके किया। मुख्तलिफ कुछ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज ने अपने तौर पे फायरवर्क्स अरेंज किए थे। चले थैंक्स टू देम भाई, कम से कम ये तो लोग करते हैं कि एक्टिविटी कुछ ना कुछ लोगों को मिल तो जाता है। लेकिन एक चीज जो इस दफा फिर हमने देखी, जो ट्रैफिक जैम था ना सड़कों के ऊपर भाई, वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि लोगों को परेशान मन चले जो निकलते हैं ना बाजे लेके, मुझे समझ नहीं आती। पूरा शहर मनचलों के को दे दिया जाता है कि आप एंजॉय, और फैमिलीज बड़ी तंग होती हैं इस मौके पे। लेकिन अब क्या करें भाई। और जो सीएम सिंध थे उन्होंने तो जो डबल सवारी पे पाबंदी थी वो भी उन्होंने खत्म कर दी थी नए साल की खुशी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करेंगे। मुल्क भर में मौसम जो है वो काफी हद तक बेहतर हो गया है, और बेईमान है ये, वो तो है ही है। दिसंबर खत्म हो गया है, जनवरी में भी आपको पता है कि पहले 10-15 दिन भरपूर सर्दी रहती है, और आज भी पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे धुंध है। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि रात के टाइम और अर्ली इन द मॉर्निंग धुंध बहुत ज्यादा होती है। मोटरवे इस हवाले से बंद कर दी जाती है ताकि लोगों की जो आमदोरफ्त है उस पर इम्पैक्ट ना आए, असर ना हो। सो बी सेफ एवरीवन। अभी तक वेदर ऐसा ही है, और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसमें भी लोग बहुत ज्यादा एहतियात करें, क्योंकि आप लोग जब बर्फबारी इंजॉय करने जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे मसाइल होते हैं। सो बी सेफ एंड टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। इस पे हम आपको थोड़ा सा तवज्जो आपकी दिलाते रहेंगे, क्योंकि मौसम सरमा की अमला साहिबा ने बात कर ही दी है, तो हम आपको बताएं कि मौसम सरमा की तातीलात कराची में खत्म हो गई हैं। वैसे अभी सर्दी तो है, लेकिन पंजाब में नहीं हुई वैसे। इसके बाद हाँ पंजाब में भी नहीं, सर्दी यहाँ पे है ही नहीं ना। नहीं छुट्टियां भी हैं। अच्छा चल रही है, मैंने कहा शायद सर्दी नहीं है। नहीं, सर्दी बहुत है यहाँ पे। सरकारी जो तालीमी इदारे हैं उनको आज से खोल दिया गया है। आज से वजारत तालीम की जानिब से 21 दिसंबर से जो 1 जनवरी तक तातील थी उनका खात्मा हो गया ऑब्वियसली, और मुतअद्दिद जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसकी जानिब से 4 जनवरी तक स्कूल्स बंद रहेंगे और उसके बाद खोले जाएंगे। वालिदैन इस जो स्कूल खोलने का फैसला है रिपोर्टली इस पर तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी कराची में सही से सर्दी पड़ी ही नहीं है, तो स्कूल खोल दिए गए हैं। वैसे यूजुअली तो वालिदैन बच्चों से तंग आ जाते हैं क्योंकि घर में शरारतें करते हैं, लेकिन इस सर्दी में फिर जब खुदा ना खास्ता बच्चे बीमार होते हैं तो वालिदैन बेचारे मुसीबत में आते हैं। और पिक एंड ड्रॉप भी तो मसला होता है, खास तौर पे अर्ली इन द मॉर्निंग टू ड्रॉप योर किड्स। और कराची में अभी वाकई सर्दी नहीं पड़ी है और पड़ती भी नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन जो भी सर्दी है कराची के हिसाब से उसमें तो बच्चों को सेफ रहना चाहिए। सो आई डोंट नो, अब हुकूमत ने फैसला किया तो कुछ सोच के ही किया होगा। चल बच्चों के लिए हमारी बेस्ट विशेष है, बेटा स्कूल जाइए, ये वो मजबूरी है जिससे हम भी गुजरे हैं, आप भी गुजर रहे हैं और हम गुजरते रहेंगे, क्योंकि हम दिल में चाहे टीचर्स को, पेरेंट्स को जितना उनके बारे में बुरा भला सोच लें, स्कूल के हवाले से हमें जाना तो पड़ेगा। हम भी स्कूल ही आते हैं सुबह सुबह, अब भी इट्स लाइक स्कूल फॉर अस। हम शुरू करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज आज करते हैं, और मुल्क के अंदर कुछ इकोनॉमी क्राइसिस है, कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस है, कम हो के नहीं दे रहा है। वी आर सॉरी कि साल के पहले दिन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन है तो करना पड़ेगा। देखते हैं वेलकम बैक। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं, साल बदल गया, हालात नहीं बदले तो आवाम के हालात नहीं बदले। मुल्क की सियासत है उसी नहज पे है जो कि तू है, इल्ज़ामात, इंकिशाफात, अहम सुतून इस वक्त समझें अगर
इन सारी चीज़ों को मुल्क की सियासत का सुतून तो नहीं कहना चाहिए, अहम हिस्सा तो गलत नहीं होगा। और दूसरी जानिब अहम सुतून सियासत का समझी जाने वाली MQM वफाकी हुकूमत को खबरदार करती नजर आती है कि हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। MQM पाकिस्तान के जो कन्वीनर हैं, आपको मालूम है आजकल MQM के धड़े भी इकट्ठे हो रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने राब्ता कमेटी के इजलास के बाद अपनी गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म बताएं जो जमानत दी थी उस पर कायम है या नहीं, हल्का बंदियाँ न की गई तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। ये हुकूमत का हिस्सा जमात कह रही है और वो जमात कह रही है जिसकी अपनी पार्टी मेंबर गवर्नर है इस वक्त सिंध में। इलेक्शन कमीशन 15 जनवरी से पहले कराची हैदराबाद में हल्का बंदियां करे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में प्री पोल रैंकिंग हो चुकी है और ये सूरत हाल रही तो फैसला करेंगे कि हुकूमत में रहकर या अलहदा होकर इलेक्शन लड़ना है। हमारे बगैर इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं होगी और सिंध में जो हल्का बंदियां की गई हैं वो इलेक्शन कमीशन के बरखिलाफ हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज सहाफ़ियों के वफ्द से मुलाकात की और कहा कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कमर पर छुरा मारा था और हमदर्दी भी कर रहे थे। जनरल बाजवा ने आखिरी मुलाकात में कहा कि आप प्ले बॉय हैं, जिस पर जवाब दिया कि हाँ मैं प्ले बॉय रहा हूँ। जनरल बाजवा एहतसाब नहीं करना चाहते थे इसलिए ताल्लुकात खराब हुए। जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को लॉबिंग के लिए अमेरिका में हायर किया। डॉन लू को पाकिस्तान से सबक पढ़ाया गया। 3 अरकान पंजाब असम्बली को एतमाद के वोट के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल रहने का भी कहा। भाई जनरल बाजवा पे बहुत तनकीद आ रही है और हर तरफ से आ रही है। कराची में MKM को जमा और BAP को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। दूसरी जानब एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहना था कि बहरानों से निकालने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इस वक्त क्या MKM वफाकी हुकूमत के साथ इत्तेहाद कायम रखेगी, दिस इज द क्वेश्चन। और ये जो प्री पोल रिगिंग के इल्जामात लग रहे हैं ये किस हद तक हकीकत है या इस वक्त हुकूमत से अलहदा होने जा रही है। सियासी और माशी इंतजामी बहरान 2023 में कितना खत्म हो सकेगा, क्या 2023 में आम इंतखाबात होंगे। दिस इज गोइंग टू बी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ इन पाकिस्तान पॉलिटिकल सिनेरियो। हमारी दुआएं हैं कि अच्छा हो। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। आज फिर हमने मधु की, आप जानते हैं सीनियर साफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, हमारे एंकर भी हैं। उनसे हम ज़रा राय लेते हैं और ये साल 9 का पहला तज्जिया है बाकायदा तौर पर जो आप सुनेंगे कामरान यूसुफ से। कामरान वेलकम एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। बहुत शुक्रिया आप आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आई होप आपकी सुबह बहुत अच्छी हुई है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो नया साल 2023 है ये आपको कैसा दिख रहा है पाकिस्तान के लिए, हाउ यू सी? चले आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। मेरे ख्याल में जो साल तब्दील, मेरे ख्याल में ये तो तारीख तब्दील होती है। अगर पाकिस्तान के इश्यूज इस वक्त देखें जो 2022 मेरे ख्याल में एक भूलने वाला साल है। इसमें हमने सब कुछ देखा, हुकूमत की तब्दीली हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी, मईशत जो है पहले से मजीद हालात खराब हुए, वर्स्ट हमने फ्लड्स देखे और फिर आर्मी चीफ की तैनाती भी हुई। अगर ये आप सारी डेवलपमेंट्स देखें 2022 की, 2023 आइडियली इलेक्शन का साल है और इलेक्शन का साल कहा जाता है कि तब्दीली का साल है। लेकिन मेरी नजर में इलेक्शन भी पाकिस्तान के अंदर एक इवेंट ही होगा क्योंकि जितने क्राइसिस अभी हमें फेस करने पड़ रहे हैं तो आई हैव टू से कि 2023 वैसे तो इंसान को पुरुम्मीद रहना चाहिए, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं मुझे नहीं लगता कि 2023 हमारे लिए सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से और खास करके वो लोग जो महंगाई के सताए हैं, हर शख्स ही महंगाई का सताया हुआ है, उसको कोई रिलीफ मिले। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इतने बड़े क्राइसिस के बावजूद अभी भी ये कहीं ना कहीं महसूस होता है कि हमारे जो फैसला करने वाले हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अभी भी एहसास नहीं है कि शायद मुल्क जो है कितनी मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। तो इसलिए मैं कम अज कम जो देखने वाले हैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि कोई मौजज़ा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन लगता ही है कि शायद यू नेवर नो कि 2023 जो है वो 2022 से भी बुरा हो। ठीक हो गया, कुछ सही। अच्छा कामरान, दूसरी जानिब अब जो हम सूरत हाल देख रहे हैं उसमें MQM पाकिस्तान की बात की जाए, लेकिन उससे पहले एस्टेब्लिशमेंट का रोल हम सबको पता है और अब जितना मर्जी डिनाई भी किया जाए लेकिन रहा है हुकूमत बनने में, हुकूमत गिरने में, ऑब्वियसली वी नो दैट। अब जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, साबिक आर्मी चीफ के हवाले से अभी भी बहुत सारे सियासतदान बहुत खुलकर अब तनकीद कर रहे हैं। पहले शायद वैसे तो पहले भी खुलकर ही हो रही थी लेकिन अब तो बहुत ओपनली इनका नाम लिया जा रहा है, मुख्तलिफ वाकयात के हवाले से कोट किया जा रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी जिस हिसाब से जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर इल्जामात लगाए, किस तरह से आप इस पर कमेंट करेंगे? और ये जो हल्का बंदियों का मामला है, जो धमकी दे रही है जमात, इसका क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, जहां तक जनरल बाजवा पर तनकीद की बात है, इसके दो पहलू हैं। एक तो पर्सनली जनरल बाजवा के लिए
और जो भी आइंदा आने वाले और मौजूदा और आइंदा आने वाले जो भी आर्मी चीफ हो या जो भी किसी बड़े ओहदे पर फायज हो, जब वो किसी बड़े ओहदे पर फायज होता है तो कम से कम उसे सोचना चाहिए, एक एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, कोई भी ऐसा काम जो कहीं भी उसके मैंडेट ना हो, उससे अगर तजावुज करेगा तो एक ना एक दिन फिर जब आप रिटायर हो जाएंगे तो फिर आप पर तनकीद जरूर होगी। तो इसमें जनरल बाजवा का भी उतना ही कसूर है, सियासतदानों का, खास करके इमरान खान साहब का, कि अब तनकीद करना उनका जरूर कसूर है कि कम से कम ये बातें वो पहले कहते हैं। हमें तो पहले भी पता था कि अमरीकी साजिश और ये खत और ये वो चीजें, ये सारा एक बहाना है। असल तो वो भी जानते थे कि अगर किसी को उन्होंने हटाया है तो उनके इख्तिलाफात थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ और खास करके जनरल बाजवा के साथ। ये जब इख्तिदार में थे तो उस वक्त उनको ये काम करना चाहिए था, बल्कि बहुत से दोस्त उनको ये मशवरा देते थे कि जब उन पर तहरीकी अदम एतमाद की बात चल रही थी, अगर इमरान खान साहब में इतनी हिम्मत होती और उनको लगता कि मेरे नीचे मेरा आर्मी चीफ जो है वो मैंडेट से तजावुज कर रहा है, तो उनको घर भेज देते, बाकी देखते फिर क्या होता। तो बाद में फिर वही बात है कि एक लड़ाई के बाद जो आपको मुक्का याद आए तो फिर आपको पता है, मैं आगे कहना नहीं चाहता। तो ये बाकी रही बात एमक्यूएम की। जी ये एमक्यूएम की बात आप करने लगे थे, मैं एक सवाल कर देता हूं, फिर आप तजिया कर लीजिएगा, क्योंकि एमक्यूएम के बारे में एक तासुर बहरहाल आपको मुझसे बहुत बेहतर पता है, ये मालूम है, ये मौजूद है। इसके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट समहाउ बताती रही है, और अभी भी रिसेंटली ये जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट और एमक्यूएम के और ख़ास तौर पे जो इनके रवाबित उसके बारे में कहा गया था, जो हमारे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे उनके हवाले से। अभी ये जो तीन धड़े इकट्ठे होते हमें कराची में नजर आते हैं, एक तासुर ये मौजूद है कि शायद पीटीआई को टफ टाइम देने के लिए इन तीन धड़ों को कराची में इकट्ठा किया जा रहा है और इसके पीछे भी शायद एस्टेब्लिशमेंट है, एक तासुर मौजूद है। आप इस पे क्या राय रखते हैं? बिल्कुल, आई थिंक जो एमक्यूएम का जो आपने बैकग्राउंड और जो ओवरऑल माजी में भी बताया कि एमक्यूएम बुनियादी तौर पर अगर आप देखें कि हमेशा हमारे यहाँ जो अब हालिया सालों में जो गवर्नमेंट्स बनती रही हैं उनकी रिलायंस रही है इन छोटी जमातों के ऊपर, वो एमक्यूएम हो, वो क्यू लीग हो, और ये भी सारे लोग जानते हैं कि ये जमातें किसके कहने पर बड़े फैसले करती हैं। तो ये जो तासुर है इसकी वजह यही है कि इसका एक बैकग्राउंड है। और जो दूसरी आप बात करें, ये भी किसी हद तक इस बात पे वजन है कि बेशक एस्टेब्लिशमेंट अभी कहती है कि वो न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन ये भी तासुर कहीं आम है कि शायद इमरान खान साहब को कोशिश की जाएगी कि वो कभी भी दोबारा इख्तिदार में ना आए। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, एक वजह तो ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनकी लड़ाई है, दूसरा ये भी कहा जाता है कि शायद इमरान खान साहब के साथ जो तजुर्बा रहा है तकरीबन 4.25 साल का, वो शायद फिट नहीं है एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। बहुत से ऐसे उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर आवाम उनको इलेक्ट करना चाहें तो फिर तो आप उनको नहीं रोक सकते। लेकिन ये तासुर जो है किसी हद तक दुरुस्त है कि शायद ये तमाम एमक्यूएम के धड़ों को जोड़कर कोशिश की जाए कि इमरान खान साहब, आपको पता है कि 2018 के इलेक्शंस में उनको काफी सीटें मिली थी और वो एमक्यूएम का स्ट्रांग होल्ड था, और उस वक्त भी ये तासुर था कि पंजाब और बाकी सूबों में तवक्को के मुताबिक सीटें नहीं मिली थी, और फिर कुछ ऐसा किया गया था कि कराची में इमरान खान साहब को तवक्को से आप ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये असर मौजूद है। इन दी एंड आज बड़ा इंपॉर्टेंट कौमी सलामती का इजलास है, कंटिन्यूटी है पिछले इजलास की, जो 31 दिसंबर को जो इजलास हुआ था, इसमें दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने पर इत्तेफाक हुआ था। और कहीं ना कहीं जराए से ये खबरें भी मौजूद हैं, जो मौजूदा हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी बड़ी क्लियर लाइन है तालिबान को लेकर, और वो समझते हैं कि ये इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान उससे मुतासिर भी हो रहा है, लेकिन हम फैसलों से कबल तो कुछ नहीं कह सकते। आपकी क्या तवक्कुआत हैं आज के इस इजलास से, जो बड़ा अहम इजलास है आज का? देखें, जो आपने जिक्र किया, जो फ्राइडे को इजलास हुआ था जी, उसमें 3 चीजों के ऊपर ब्रीफिंग हुई। एक सबसे पहले टॉप ऑफ द एजेंडा था मईशत, दूसरा था दहशतगर्दी और तीसरा था अफगानिस्तान। और उस दिन सिर्फ ब्रीफिंग हुई, फैसले आज किए जाएंगे, और ये कम से कम सारे इश्यूज इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि अगर आपकी मईशत ठीक नहीं होगी, रिवाइव नहीं होगी, तो फिर आपके जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो मजीद गंभीर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि अगर आपने कोई नया ऑपरेशन भी करना है तो उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए, उसके लिए भी आपको वसाइल चाहिए। तो इसलिए आज का जो इजलास है ये मेरे ख्याल में किसी हद तक जो आपका सबसे पहले सवाल था कि 2023 कैसा होगा, ये एक डायरेक्शन जरूर तय करेगा। और अगर आप देखें तो आर्मी चीफ ने एक बात की थी कि उन्होंने ये कहा था कि मुल्क जो है इस वक्त नाजुक मोड पर है, और उसमें खास करके उन्होंने ये कहा कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इत्तेफाक राय चाहिए मईशत और दहशतगर्दी के ऊपर। तो लेट्स होप
कि इस मामले के दोनों जो अहम मामला हैं इनके ऊपर कंसेंसस हो और फिर एक वे फॉरवर्ड मिले कि हम इससे कैसे निकलना है। राइट कामरान, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ आए और आपने अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। 2023 पाकिस्तान के लिए कुछ खास मुख्तलिफ नहीं लगता है। इसमें हम मुत्तहिद होकर इन क्राइसिस से निकल सकते हैं और जाहिर बात है क्राइसिस आए हैं तो इसके निकलने का यही हल है कि हम मुत्तहिद होकर इससे निकलें, अदरवाइज हमने इस मुल्क में रहना है और कहाँ जा सकते हैं, वी हैव नो अदर ऑप्शन। तो हमने मिलकर काम करना है, इसके लिए तजिया आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब हम कुछ उन बहरानों की बात कर लेते हैं। महंगाई के हवाले से भी बात करेंगे और आटा बहरान के हवाले से भी बात करें। अभी आपको बताएंगे जब मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जब अपोजिशन में होता था तो महंगाई में कुछ पॉइंट्स भी इजाफा होता था, तो सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी किया जाता था, तबाही की दास्तानें भी सुनाई जाती थी। मगर जब से ये पीडीएम इत्तेहाद हुकूमत में आया है, महंगाई में इजाफा तो हुआ है, हर चीज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। हुकूमत की अगर 8 माह की मौशी कारकर्दगी को देखा जाए तो ये आलम है कि बड़े शहरों में आटे की कीमतें 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गई हैं, जो कि अवाम के लिए बहुत एक जो कह ले चैलेंजिंग और रिपोर्टेडली रोटी 35-40 रुपए की भी बिक रही है। अल्लाह, ठीक है। कराची में जी चक्की का आटा 150 रुपए तक फरोख्त होने लगा। लाहौर में वही चक्की का आटा जो है 135 से 140 के दरमियान में फरोख्त हो रहा है। और बलूचिस्तान में आटे की 100 किलो की बोरी जो है 1500 रुपए महंगी हो गई है। इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों ये सूरत हाल है, इसी पे बात करते हैं। हमारे नुमाइंदगार हमें मुख्तलिफ शहरों से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे बात करेंगे रिजवान आसिफ हमारे साथ लाहौर से मौजूद होंगे, इसके साथ साथ काशिफ हुसैन हमें कराची से ज्वाइन करेंगे और मोहम्मद अकरम हमें कोयटा से ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। चूंकि अकरम सबसे दूर हैं तो इसलिए हम आप दोनों की इजाजत से अकरम से स्टार्ट करेंगे। अकरम, थैंक यू वेरी मच। जहाँ एक जानिब कोयटा में बहुत जमा देने वाली सर्दी लोगों को चैलेंज दे रही है, गैस का ना आना, वहाँ पे ये आटे की जो कीमतें हैं या इसका कीमतों के साथ इसकी जो बहरानी कैफियत है लोगों को ना ही मिलना, बड़ी अलार्मिंग बात है जी। हम चाहेंगे आप ताज़ा तरीन पिक्चर हमारे सामने रखिए, इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ पे। जी बिल्कुल इमरान, जैसा कि गुज़िश्ता साल 2022 में ये सूरत हाल कंटिन्यू थी, अब ये सिलसिला अब भी इसी तरह से चल रहा है। आटे का बहरान शदीद तक चुका है। कोयटा शहर में 140 से 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आटा जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों भी जो है फ्लोर मिल एसोसिएशन वालों ने इसी हवाले से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उनका ये कहना था कि उनके पास गंदम का स्टॉक सिर्फ 10 रोज़ का रह गया है, वो भी 4 से 5 रोज़ कबल उन्होंने कहा था। तो अगर ये कहा जाए कि 6 रोज़ का स्टॉक फ्लोर मिल एसोसिएशन वालों के पास अब रह गया है तो ये गलत ना होगा। अच्छा। दूसरी जानिब जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने जो है सस्ते आटे के हवाले से जो पॉइंट्स लगाए थे, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए 1400 रुपए की जो है 20 किलो वाली बोरी जो है फराहम की जा रही थी। अब वो भी तकरीबन 1500 रुपए सस्ते आटे के पॉइंट, वो भी इक्का दुक्का जगहों पर लगे हुए, जहां पर लोग खवातीन, मर्द, बूढ़े, बच्चे लाइनों में खड़े होकर सुबह सवेरे आकर जो है ये आटा हासिल करते हैं। दूसरी जगह अगर हम परचून की बात करें तो वहाँ पर जो है 20 किलो आटे की जो थैली जो है वो 2500 से 2600 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। वो भी सफ़ेद पोश तबका बड़ी मुश्किल से खरीद सकता है। दूसरी जानिब अगर हम जो है बड़ी बोरियां हैं उसकी कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। 50 किलो वाली जो बोरी है वो भी 6600 रुपए में फरोख्त की जा रही है और 100 किलो वाली जो अकरम भाई, हुकूमत ने क्या किया है, जरा क्विकली हमें बता दें। हुकूमत कुछ कर रही है, रेगुलेट कर रही है, पूछ रही है ये जो इतनी ओवर प्राइसिंग हो रही है? जी हाँ जी बिल्कुल, जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो तो बिल्कुल गैर फाल है। सूबाई हुकूमत ने खसूसन वज़ीर आला बलूचिस्तान की हदायत के मुताबिक जो सस्ते पॉइंट लगाए थे महकमा खुराक की जानिब से, वो 6 से 7 जगहों पर लगाए गए थे। लेकिन अब भी जो है 1-2 जगहों पर वहाँ पर हम जब जाते हैं गाय बगाए जो रिपोर्टिंग करते हैं तो इक्का दुक्का जगहों पर जो है वो पॉइंट लगाए गए हैं। ज्यादा जगहों पर इस तरह से चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा। ठीक है, मोहम्मद अकरम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर से रिजवान आसिफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। रिजवान, क्या सूरत हाल है लाहौर में आटे के हवाले से? कीमतों में तो बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और साथ साथ सर्दी में गैस के मसाइल हैं, दीगर मसले हैं, तो क्या अपडेट कर सकते हैं आप हमें? जी, गैस बिजली तो महंगी हुई है, लेकिन इंसान की बुनियादी जो जरूरत है वो खुराक है। और पाकिस्तान की बुनियादी खुराक जो आटा है, इस वक्त लाहौर में सरकारी आटे की शदीद किल्लत है। हर जगह पर सरकारी आटा नायाब है। सरकारी आटे की कीमत जो है वो आम आटे से जो है काफ़ी कम रखी गई है, लेकिन हुकूमत जो है उस आटे की ज़रूरियात की तकमील के लिए जितना कोटा सरकारी गंदम का चाहिए वो फराहम नहीं कर रही। जैसा कि लाहौर में मजमूई तौर पर 2,50,000 थैले रोज़ाना की ज़रूरत है सरकारी आटे की, लेकिन हुकूमत इस वक्त 1,40,000 थैले के लिए गंदम दे रही है। अब 1,10,000 का जो फ़र्क है उसको पूरा करने के लिए हुकूमत के पास कोई मनसूबा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है।
महकमा खुराक से पूछें तो वो कहता है कि हमारे पास सरकारी गंदम की ज़खायर कम है, हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट आएगी तो हम फ्लो मिलों गंदम देंगे तब आटा तैयार होगा। इस वक्त लाहौर में आटे के 3 नर्ख चल रहे हैं। सरकारी आटा जो है 20 किलो का वो 1295 रुपये का है, जबकि यही 15 किलो की पैकिंग में जो प्राइवेट आटा है वो 2000 रुपये थैले तक बिक रहा है। जबकि सबसे बड़ा जो मसला है वो आटे की स्मगलिंग का है, क्योंकि आटे की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पंजाब हुकूमत पर क्रैकडाउन भी कर रही है। सरकारी आटा जो कि 1295 रुपये का आवाम के लिए फराहम किया जा रहा है भारी सब्सिडी के साथ, जिसके ऊपर हुकूमत का दावा है कि हम 200 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं सालाना, वही आटा स्मगलर जो है वो दुकानों से 1400 रुपए में खरीद कर 2400 रुपए में पेशावर के लिए स्मगल कर रहे हैं। 1000 रुपए फी थैला की हुकूमत कहाँ है, परवेज इलाही कहाँ है? वो जो शहबाज शरीफ पे मुसलसल तनकीद करते नजर आते थे कि झूठी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, किधर है परवेज इलाही? उनकी टीम किधर है? व्हाई आर दे नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन दिस? देखिए जी, हुकूमत दावा तो कर रही है हम क्रैकडाउन कर रहे हैं, वो फ्लो मिलों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, स्मगलर्स को भी पकड़ रहे हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तमाम तर इकदाम के बावजूद स्मगलिंग में कमी नहीं आ रही। और सबसे बढ़कर ये कि सरकारी आटा मुकर्रर नरखों से ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रहा है, लेकिन लाहौर में 100 से ज्यादा जो प्राइस रजिस्ट्रेड है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। एक माह के दौरान लाहौर के अंदर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो बिल्कुल नहीं आ रही हैं और लोग अपनी जो कह ले मुंह मांगी कीमतों वसूल कर रहे हैं आटे का। इस हवाले से भी आपसे भी जानेंगे मजीद। और हमारे साथ काशिफ हुसैन कराची से मौजूद है। काशिफ, हमने कोयटा और लाहौर की सूरत हाल तो सुनी, अब कराची की सूरत हाल क्या है? क्या लाहौर और कोयटा से मुख्तलिफ है या वही सूरत हाल है कराची में भी? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कराची में आबादी ज़्यादा है और हमारे कराची के बाज़ारों से ही ज़्यादातर जो गंदम है या आटा वो अफगानिस्तान किया जाता है। अफगानिस्तान को स्मगल नहीं कह सकते, वो हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क और इंसानी अलमिया से गुजरा है, वहाँ पर भी खुराक की किल्लत है, तो यकीनन उस सूरत हाल का दबाव का सामना पाकिस्तान और कराची को भी करना पड़ेगा। ये सब सूरत हाल है। कराची में अगर बात की जाए गंदम की तलब की तो 2.5 लाख टन माहाना गंदम चाहिए होती है, जबकि सिंध हुकूमत के पास सिर्फ 5 से 6 लाख टन गंदम का ज़ख़ीरा मौजूद है। पूरे सिंध की तलब जो है 4.5 लाख टन है। तो अगर देखा जाए तो मुश्किल से सिंध की ज़रूरत पूरी करने के लिए हमारे पास 1 महीने से 1.5 महीने का सरकारी कोटा रह चुका है, जो कि निजी बाज़ारों में या फ्लोर मिलों को नहीं दिया जा रहा। सिर्फ हुकूमत 67 रुपीज़ पर केजी आटा वो सप्लाई कर रही है, लेकिन वो बहुत ही महदूद मिकदार है। उसके म्यार के बारे में भी शिकायत आ रही है। निजी जो सतह पर बाज़ारों के अंदर फ्लोर मिलों का जो आटा है वो महंगा हो रहा है, आए रोज़ उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। फ्लोर मिलों का ये कहना है कि उनके पास गंदम नहीं है, सरकार की तरफ से गंदम कीमतें क्या है काशिफ? 30% गंदम कीमतें क्या चल रही हैं 20 किलो के थैले की? जी देखिए, जी कराची में फ़ी किलो के हिसाब से बताता हूँ आपको कि कराची में जो गंदम थी वो नवंबर में तकरीबन 8,500 रुपये फ़ी किलो 8,500 रुपये का 100 किलो का थैला बिक रहा था। अब वो तकरीबन उसके अंदर 2,000 रुपये का इजाफा हुआ है 100 किलो गंदम में। उसके असरात इस तरह से आए कि आटा 125 रुपये 2.5 नंबर का बिक रहा है। 2.5 नंबर उसे कहते हैं जो कि फ्लोर मिलें तंदूरों को सप्लाई करती हैं। छोटी चक्कियाँ लगी होती हैं जो अपनी गंदम खरीद के मिलिंग करती हैं, वो 140 रुपये में आटा फरोख्त कर रही हैं, जबकि फाइन आटा जो कि काफ़ी रिफाइन होता है वो 150 से 160 रुपये फरोख्त किया जा रहा है। आटे की कीमतों में 20 से 25 रुपये 1 महीने के दौरान इजाफा हुआ है और जो मार्केट से इशारे मिल रहे हैं वो ये है कि इसमें मजीद इजाफा। ओबियसली मिसमैनेजमेंट होगी तो इजाफा तो मजीद होगा, चूंकि हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही है। और सवाल यहाँ भी है कि हुकूमत है क्यों अगर अवाम के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? ये बेसिक राइट है अवाम का कि उनको दिया जाए। बाल रिजवान आसिफ फ्रॉम लाहौर, काशिफ फ्रॉम कराची, मोहम्मद अकरम फ्रॉम क्वेटा, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, साथ मौजूद रहे और आपने हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। आटे के हवाले से यानी कि बुनियादी चीज़ रोटी का मसला पैदा हो गया पाकिस्तान में, गवर्नमेंट्स कहीं नजर नहीं आ रही हैं। आपने सुना हमारे रिपोर्टर्स को। अभी हम ब्रेकिंग Okay, so you're not going to repeat our mistakes. This is what our skipper says, and also telling that Hassan Ali and Naseem Shah making their comeback. टॉस जीता न्यूजीलैंड ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और बाबर कह रहे हैं कि हम गलतियां नहीं दोहराएंगे। इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद है मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। मेरे साथ टॉस हो गया है, न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है, बैटिंग का फैसला किया है। पहले टेस्ट मैच से कुछ अच्छी उम्मीदें तो हमारी नहीं थी और उसका अंजाम भी कुछ इतना अच्छी थी, अंजाम अच्छा नहीं था। तो आप जरा ये दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से अच्छी उम्मीदें रखें हम।
बिल्कुल अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। सुबह बखैर अरमला आपको भी और इमरान आपको भी। अब अरमला जो है मॉर्निंग शो के अलावा सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए बहुत नजर आती हैं एक्सप्रेस न्यूज पर 15 साल मुकम्मल होने पर। हम भी मुबारकबाद देंगे एक्सप्रेस न्यूज को। लेकिन आज जिस तरीके से जो चेंजेस हुई हैं इमरान, नसीम शाह वापस आ गए, हसन अली जो है वो दोस्त है बाबर आजम के, और वो टीम से जब बाहर होते हैं तो बाबर आजम की कोशिश होती है किसी भी तरीके से उनको लाया जाए। तो अब हसन अली टीम में शामिल है। मुझे लग रहा है अब दिल लगा रहेगा बाबर आजम का। हाँ, दिल तो वैसे भी उनका जो था उदास था, लेकिन अब लग जाएगा मुझे लग रहा है। और अब इसमें यह है कि 3 फास्ट बॉलर अगर आप फास्ट बॉलर खिला रहे हैं तो आपके लिए यकीनन इसका मतलब है कि शाहिद आफरीदी जो कह कर गए हैं कि पिच जो है वो तेज होगी, बाउंसी होगी, तो लग यही रहा है कि इस तरह की पिच होगी। लेकिन न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहा है, इसका मतलब है चौथी इनिंग्स पाकिस्तान को खेलनी होगी और पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर इस पिच पर जो 2 दिन में तो घास नहीं लग सकती थी इमरान, इस पिच पर ज्यादा ज्यादा यही होगा कि पानी दिया गया होगा, मॉइस्चर होगा थोड़ा बहुत, तो उस मॉइस्चर की वजह से यकीनी तौर पर इब्तिदाई जो 2 घंटे हैं उनमें थोड़ा सा बॉल मूव होगा, स्विंग होगा। लेकिन उसके बाद जब आखिरी 3-4 दिन के बाद जब पिच टूटना शुरू होगी तो फिर मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए चौथी इनिंग्स। मतलब हम तकरीबन वो पिक्चर रिपीट होते देखेंगे इन टर्म्स ऑफ विकेट जो आप कह रहे हैं। ओवैसी नेशनल स्टेडियम कराची की विकेट का एक अपना मूड है। दूसरी जानिब ये जो नई मैनेजमेंट है, आपने खुद इसका तस्करा कर दिया। सवाल यहाँ पे ये है कि नजम सेठी साहब ने बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट दी कि विकेट्स को तबाह किया गया। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर से ये शेयर किया है कि रमीज राजा साहब के दौर में। तो अब ये जो दूसरा टेस्ट है, क्या इसमें विकेट की तैयारी और दीगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात है इसको हम रिलेट कर सकते हैं नई मैनेजमेंट से, या अभी तक ये पुरानी मैनेजमेंट का ही सिलसिला जो आगे चलेगा? क्योंकि आप क्लोजली जानते हैं इसके प्रोसीजर्स को, तो जरा हमें बताइए। मतलब हमने मलबा किस पे डालना है, खुदा ना खास्ता अगर हम हार जाएं तो? देखिए, मलबा तो एक दूसरे पर अब आपने देखा है कि सीज फायर तो हो नहीं रहा और अटैक शुरू हो गया। रमीज राजा बहुत ज्यादा अग्रेसिव, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन थे, उनकी वनडे में सिर्फ 2 ही सेंचुरियां थी, लेकिन अब वो वनडे की इनिंग्स खेल रहे। वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल एंकर्स के साथ बैठ रहे हैं, स्पोर्ट्स एंकर्स के साथ नहीं बैठ रहे, इसलिए कि उन्हें पता है कि स्पोर्ट्स एंकर जो है उनसे चुपते हुए सवालात करेंगे। दूसरी जानिब नजम सेठी ने खामोशी इख्तियार की एक जहादीदा शख्स की तरह, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो गई तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि जिसमें तीनों चेयरमैन का मुबादला किया गया है, एहसान मानी, रमीज राजा और नजम सेठी। तो मेरे ख्याल में अभी तो नजम सेठी साहब मलबा जो है उसी पे डालेंगे, रमीज राजा पे। हालांकि इन्होंने कल 2-3 क्यूरेटर्स को भी बुलाया इस मैच से पहले ताकि पिच को बनाया जाए, और एक क्रिकेटर होते थे उस्मान अरशद बाटा, उनके बेटे उस्मान अरशद को जो है वो बुलाया गया है, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके, पिच बनाए। तो अब पिच शाहिद आफरीदी ने भी पिच का मुआयना किया। हारून रशीद साहब जो माशाल्लाह से अगले बरस 70 साल के हो जाएंगे, उनका वसी तजुर्बा, उन्होंने भी पिच का मुआयना किया। तो माशाल्लाह, जी हाँ, माशाल्लाह बहुत सारे तजुर्बात हो रहे हैं। दुआ करेंगे पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, इमरान के बीच के मसले। अच्छा मिर्जा साहब, ये जो हम बात कर रहे थे मैच के, ये टिकट फ्री किया गया, आईडी कार्ड लाना है सिर्फ और आप मैच देख सकते हैं। सो आपको लगता है ये क्राउड पुल करने में ये टेक्निक काम करेगी? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कराची वाले टेस्ट मैचेस में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आपके ख्याल में बिरयानी भी दे सकते? नहीं, मसला ये है इमरान के और अरमला, वहां पर जो है लोगों को जो पहुंचने के लिए बड़ी मुश्किल है, सिक्योरिटी बड़ी सख्त है। जो हसन स्क्वायर की तरफ जो सड़क आ रही है वो बंद है, लोगों को दूर दूर से आना पड़ेगा। फिर लोगों के माशी मसाइल है। आटा एक तो अभी मैं आपकी आटे की रिपोर्ट देख रहा था, 150-60 रुपए का हो गया किलो का। तो लोग परेशान है, लोग अपने माशी मसाइल में उलझे हुए। वनडे के लिए अलबत्ता टिकट के लिए जो मुफ्त खो रहे हैं ना, वो टिकट मांग रहे हैं तो वनडे के लिए। ये जो सेठी साहब तो बड़े जाने जाते हैं ना ब्यूरोक्रेटिक सेटअप्स के अंदर काम करने के लिए, तो कोई ऐसी उन्होंने मीटिंग नहीं की सिंध गवर्नमेंट के साथ कि जिसमें थोड़ा ये जो रिलैक्स कर दिया जाता? अब तो सिचुएशन बेहतर है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, दूसरे टेस्ट मैच के जो सेठी साहब आए हुए थे, 2-4 दिन रहकर गए, 3 दिन रहकर गए कराची में, लेकिन वो अपने मसाइल में इतने उलझे हुए हैं कि वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि रमीज राजा जो है वो बाउंसर्स कराना शुरू कर देंगे, हालांकि वो बैट्समैन है। तो पहले उनको टैकल करना है एक महाज पर। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने मसाइल है, वो कह चुके हैं कि भारी तनख्वाहों वालों को मैं घर भेजूंगा। तो बहुत सारे वो अपने मसाइल में उलझे हुए। तो इस सीरीज के बाद ही मुझे लगता है कि सारी चीजें बेहतर। हमारा एक बड़ा प्राइम जो मसला मिर्जा साहब रहा है वो फिटनेस का रहा है।
आपको पता है हमारे दो मेन पेस बॉलर्स जो हैं वो अनफिट थे, नसीम भी अनफिट ही थे इनफैक्ट। अभी वापस नसीम आ रहे हैं और हसन आ रहे हैं, और कम से कम एक बॉलर को आई बिलीव अगर एक दिन में 90 हैं तो 15-20 ओवर्स तो डालने पड़ेंगे, 10-15 तो करने ही पड़ेंगे। तो आपके ख्याल में ये जो फिटनेस का क्वेश्चन है, तो हसन को आप कैसे देख रहे हैं कराची की विकेट को लेते हुए? नसीम शाह वुड एब्सोल्युटली बी फिट, और क्या हमें उनको यूज करना चाहिए इस 5 दिन के गेम के अंदर भी? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया इमरान। जुलाई में हसन अली पिछले साल जुलाई में श्रीलंका में टेस्ट मैच खेले थे, उसके बाद से ड्रॉप हो गए थे। फिटनेस का मसला इसलिए है कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो 4 ओवर्स के बॉलर्स हैं, 4 ओवर्स में पूरी जान लगाते हैं, T20 एक्सपर्ट है। अब आप देखें रफ्ता रफ्ता खिलाड़ियों की दिलचस्पी टेस्ट क्रिकेट से खत्म होती जा रही है, और बेशतर क्रिकेटर्स दुनिया के जो है वो टेस्ट क्रिकेट को छोड़कर T20 और वनडे की तरफ आ गए। तो हमारा असल मसला ये है कि जब लंबे ओवर्स, जो आपने बिल्कुल सही बात की कि जब लंबे ओवर्स करने पड़ते हैं बहुत ज्यादा, तब फिटनेस का पता चलता है। और T20 के मोल्ड में हम अपने आप को ढाल चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में वापस आने के लिए हमें बड़ी जिद्दोजहद करना पड़ती है। ठीक है, मोहम्मद आमिर के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं उनकी वापसी को लेकर, और बड़ा जो ही सेठी साहब आए हैं खबरों में गर्म हो गए हैं दोबारा से, मुबारकबाद भी बड़ी दी है, बड़े जोश और वलवले के साथ दी। तो जरा हमें इसमें भी बताइए, और दूसरा लगे हाथों जरा बता दीजिए वो कंपैरिजन जिसकी हम बात कर रहे हैं तीनों चेयरमैन का, मानी साहब का, रमीज राजा साहब एंड सेठी साहब, उसमें आप बतौर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट क्या देखते हो? नजम सेठी साहब का कंपैरिजन ठीक है जो उन्होंने दिया, मुत्तफिक हैं आप? जी हाँ, नजम सेठी साहब ने कम पैसे खर्च किए, लेकिन दीगर मसाइल और भी थे। अगर मैं उन पर रोशनी डालना शुरू करूं तो आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए। लेकिन मसला ये है कि जिस तरीके से बात कर रहे हैं आप आमिर की, आमिर तो सेठी साहब के एहसानमंद होना चाहिए कि नजम सेठी उनको वापस लेकर आए थे जब इंटरनेशनल क्रिकेट में। वरना एक आदमी अगर इंग्लैंड में जेल की सलाखों के पीछे चला जाए और वो वापस तो जा ही नहीं सकता इंग्लैंड, उसका वीजा ही नहीं लग सकता। तो आमिर के लिए सेठी साहब ने जिद्दोजहद की थी। आमिर पिछले रिजीम के खिलाफ थे, रमीज राजा के। अब वो कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, एक तो आमिर शोर बहुत मचाते हैं, टेस्ट क्रिकेट वो खेलेंगे नहीं, T20 क्रिकेट में वो आना चाहते हैं, फिर वो अल्लामा भी बनना चाहते हैं कि सब कुछ उन्हें ही आता है बाकी किसी को नहीं आता। तो मेरे ख्याल में एक आदमी जिसने मुल्क की इज्जत और वकार का सौदा किया, बस उसको अब बस कर देनी चाहिए। हाँ, ये जो इतनी अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स ट्विटर पे देते हैं, मुझे लगता है इन खिलाड़ियों को भी पहले ट्विटर पे पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा, वन लास्ट सवाल दोबारा, लेट्स गेट बैक टू कराची नेशनल स्टेडियम। कैसा मैच देख रहे हैं आप? हाई स्कोरिंग मैच देख रहे हैं, और पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? इट्स बीइंग फ्लॉप। पिछले में इमाम अच्छा खेले, लेकिन वैसे फ्लॉप ही चल रहा है तकरीबन। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब देखते हैं कि इमरान के न्यूजीलैंड कितना स्कोर करता है। अगर न्यूजीलैंड पहली इनिंग्स में एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब होता है तो हमारे बैट्समैन अंडर प्रेशर आ जाते हैं। और बाज बैट्समैन तो ऐसे जो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, 50 हो गए, 90 हो गए, आउट हो जाओ, टीम का कोई एहसास नहीं है। तो अब देखना ये कि न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग्स में कितना स्कोर करता है। नोमान को हटा के 2 पेसर्स, एक और पेसर ले आना, ये सही फैसला है कराची में? ये हैरत की बात है, क्योंकि अबरार अच्छे बॉलर है। अबरार ने 27 विकेट ली अब तक टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन अबरार जो है वो महंगे साबित हो रहे हैं। नोमान अली जो है वो एक तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कंट्रोल अच्छी, वो मतलब नपी तुली बॉलिंग कर सकते थे, लेकिन अब देखते फिटनेस का इम्तिहान होगा हसन अली और नसीम शाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अर्ली मॉर्निंग ज्वाइन किया। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग होगी, और मिर्जा साहब अपना तज्जिया दे रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, लब लिया हमने, लब्बा लब लिया हमने। ये मशहूर उस्ताद लब्बा हैं जो कि सिरी पाई बनाते हैं और मुर्ग चने, और फरियाल से पूछते हैं कि उन्होंने ये लब्बा कहाँ पे लिया, कहाँ से लब्बा? लेट्स वॉच लब्बा सिरी पाई। नाजरीन, अगर सिरी पाई की डिश को पाकिस्तानी कुजीन का बादशाह कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये हमारी ट्रेडिशनल डिश तो है ही, इसीलिए लाहौरी जो है वो बहुत शौक से सुबह का नाश्ता पाए का करना पसंद करते हैं। इसीलिए आज मैं आई हूँ पुरानी अनारकली, जहाँ पर उस्ताद लब्बा सिरी पाई और मुर्ग चने वाले 50 साल से यहाँ पर नाश्ता सर्व कर रहे हैं। आए चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो आपने किस चीज़ का नाश्ता किया? मैंने अभी चनों का नाश्ता किया। टेस्ट कैसा लगा आपको चनों का? बहुत फर्स्ट क्लास टेस्ट है माशाल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ से नाश्ता? आई थिंक कि मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं आते हुए। इतने अरसे से आप नाश्ता कर रहे हैं, खास बात क्या लगी इनकी? खास बात इनकी ये है कि इनकी जो क्वालिटी है
उस पर वो कम्प्रोमाइज़ नहीं करते, खालिद मसाले डालते हैं और साफ़ सुथरा इनका निज़ाम है। अच्छा, आप कहाँ से आए? जी इस्लामाबाद से आया हूँ मैं। आपने इस्लामाबाद से भी पाए खाए होंगे, यहाँ से लाहौर से भी खाए। सर फर्क क्या लगा आपको? लाहौर इस्लामाबाद का फ़र्क तो है ना, यहाँ पे तो लोग खाते हैं, इस्लामाबाद से खाते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है बस। तो आपने इस्लामाबाद से पाए खाए और लाहौर से खाए, तो फ़र्क क्या लगा आपको? फ़र्क तो है टेस्ट का, माशाल्लाह ये अच्छे बनाते हैं। थोड़ा इस्लामाबाद को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या आप कह लें कि वहाँ पे इतना काम नहीं है पाँव का। तो टेस्ट में आपको क्या डिफरेंस लगा? अच्छा टेस्ट है, सही, यानी कि मज़ा आया मुझे खाने का। चिकनाहट भी थी, उसके बाद मिक्स भी थी इसमें, यानी कि हर लिहाज से ठीक है, मज़ा आया खाने का। अभी आप किस चीज़ का नाश्ता कर रहे हैं? मैं इनके पास चनों का नाश्ता कर रहा हूँ। इनके चने जो हैं काफ़ी फेमस हैं और बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, जैसे लाहौर के रवायती खानों का है नॉर्मली। आप लोग जानते हैं कि लाहौर इन चीज़ों के लिए मशहूर है, तो काफ़ी बेहतर है सब कुछ और इन्जॉय कर रहे हैं मौसम के साथ साथ इस नाश्ते को। तो कितने अरसे से खा रहे हैं आप? मुझे तो तकरीबन 12-15 साल तो हो गए ऑलमोस्ट। अच्छा, तो कभी फ़र्क आया टेस्ट में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में? नहीं, कोई क्वांटिटी में, टेस्ट में इनके कोई डिफरेंस नहीं है। सेम जैसे एज इट इज़ डे फर्स्ट में यहाँ आया था तब से अब तक वैसे ही है, सेम। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर ज़ीशान भट्ट साहब। आप मुझे बताएं, ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया? ये हमारे दादाजी ने पहले स्टार्ट किया था, तो 50 साल से ज़्यादा ही हो गए इस काम को। तो फिर वाली साहब आए, फिर हम आए। जब आपके दादा जान ने ये काम स्टार्ट किया था तो चनों से किया था? नहीं, छोटे पाई पहले देसी घी में लगाते थे, अब तो हम दूसरे घी में लगा रहे हैं। अब आप नाश्ते में क्या सर्व करते हैं? हम नाश्ते में चने हैं, चनों में अंडा भी है, कोफ्ता भी है, चिकन भी है। कोफ्ते हमारे घर के खुद तैयार होते हैं, फिर बोंग भी है, बड़े पाई भी हैं, मिक्स भी है, छोटे पाई भी है। लोग नाश्ते में ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं? जब सर्दियाँ आती हैं तो कस्टमर जो से है छोटे पाए, बड़े पाए, बोंग, मगज़ वगैरह की ज़्यादा डिमांड करते हैं। आपके बनाए गए नाश्ते की खास बात क्या है जो लोग इतने शौक से खाते हैं? खास बात ये है कि चनों में जो सी स्पेशलिटी वो काली मिर्च वाले चने हैं, ठीक है, और उसका एक अपना मज़ा है, वो फ़ौरन हज़म हो जाते हैं। और जो बड़े पाए, बोम, छोटे पाए, ये चीज़ें आ जाती हैं। इसमें अरारोट, माया, ये चीज़ें नहीं हैं जो इंसान को डिस्टर्ब करती हैं। ये हमारे नाश्ते की खास बात है। पाए बनाना बहुत ट्रिकी काम है, तो आप कितने टाइम में पाए बना लेते हैं और किन मसाला जात के साथ? छोटे जो पाए होते हैं वो 5 से 6 घंटे लेते हैं, ठीक है, और वो हमारे अपने घर के मसाला जात होते हैं स्पेशल। और जो बड़े पाए होते हैं, बोंग होती है, उसको हम हल्की आग में रख देते हैं। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक वो पकते रहते हैं। इतने अरसे से माशाल्लाह आप ये काम कर रहे हैं, तो मशहूर शख्सियत आपके पास पाए का नाश्ता करने तो ज़रूर आती होंगी? जी बिल्कुल, हमारे पास मशहूर शख्सियत बहुत सी आई हैं। हमारे दादाजी के बाद नवाज शरीफ वगैरह भी आए थे, फिल्म स्टार भी आए, क्रिकेटर हमारे पास भी आए हुए हैं, तो बहुत सारी मशहूर शख्सियत आए हैं। आपके रेस्टोरेंट की टाइमिंग्स क्या हैं? जी, हमारे रेस्टोरेंट की टाइमिंग, हम सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं, सब कुछ पकाई वगैरह हो गई होती है, वो तैयार होते हैं, तो हम सुबह फजर से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक होते हैं। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। जी जी। नाजरीन, मेरे लिए सीरी पाए, बोंग और चना कोफ्ता और इसके साथ आए हैं तिलों वाले कुलचे। अगर देसी नाश्ते में तिलों वाले कुलचे ना हो तो लाहौरियों का नाश्ता मुकम्मल नहीं होता। चलें अब इसको टेस्ट करते हैं। नाजरीन, इन पाए का टेस्ट सेम घर के बने हुए पाए जैसा ही है। आप लोग भी एक बार यहाँ आकर पाए जरूर खाएं। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वी बिलीव इस साल का पहला शो आप हमारे साथ एंजॉय करें, नहीं भी करें तो अगले घंटे में कर लेंगे। वी हैव अ लॉट टू शेयर। इससे पहले कि आगे बढ़े, आज अलग सुबह जो ही मेरी आंख खुली, ट्विटर के ऊपर एक वीडियो मैंने देखी। उस वीडियो पे हरम पाक खाना काबा शरीफ के अंदर स्नोफॉल हो रही थी एंड इट वाज रियली सरप्राइजिंग। कुछ लोग तो नीचे तबरुकन माशाल्लाह सुभान अल्लाह भी लिख रहे थे, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह ही कहना चाहिए क्योंकि अल्लाह करीम की कुदरत है, वो कहीं पे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे अरुणा कुछ ट्रस्ट नहीं हुआ इस वीडियो पे, मैंने अब एक्चुअली सीन दिस वीडियो, क्योंकि नॉर्मली 50-55 डिग्रीज तक भी जाता है टेम्परेचर मक्का के अंदर, गर्म इलाका है, तो समझ नहीं आया कि क्या ऐसा हो गया है। एंड देन आई जस्ट गूगल्ड एंड देन आई गॉट टू नो कि नहीं जी, ऑफिशियली डिनाई किया गया जो मेट्रोपॉलिटन का महकमा है मक्का मुकर्रमा का, उन्होंने कहा कि फेक न्यूज वीडियो, और ये जो वीडियो चली है ये
रियल है, ये रियल Rain की बारिश हो रही है और जो वीडियो फेक चल रही थी उसमें बर्फबारी दिखाई गई थी। वैसे तो बहुत सारे लोगों को, चूंकि हम क्लाइमेट चेंज की बात है तो हम शायद उसको कंसिडर कर ही लेते हैं, और लेकिन स्टिल इस तरह के वाकयात हमने माजी में रिपोर्ट होते नहीं देखे। सो जिन लोगों को ये लग रहा है कि असल वीडियो है, असल नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया का ये डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे हम जो भी चीज आती है हमारे सामने हम उसको सच समझ लेते हैं, हम उसको वेरीफाई करना जरूरी नहीं समझते। लेकिन स्टिल जो उनके मेट्रोपॉलिटन महकमे ने उसकी तरदीद की है तो ऑब्वियसली ये अच्छी बात है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही होती हैं तो अवॉइड किया करें इसको रीशेयर करने से, पहले उसकी वेरिफिकेशन करें देन उसको रीशेयर करें। क्योंकि हरम पाक से, खाना काबा से, मक्का मुकर्रमा से हमारा दिल जुड़ा है और अल्लाह हम सबको ज़ियारत कराएं, यहाँ की बार बार कराएं। तो इसलिए कोई भी खबर अगर यहाँ से रिलेटेड होती है तो बड़ा लाजमी होता है उसको प्लीज जरा देख के ध्यान से उसको रीट्वीट किया करें, शेयर किया करें, इस बात को जानते हुए कि आप अच्छी नीयत से करते हैं लेकिन देखना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक भयानक वीडियो, तबरुक और रहमत से भरी वीडियो के बाद एक भयानक वीडियो दिखाते हैं। अब भयानक पता नहीं, आई थिंक इट्स थोड़ा कम लफ्ज है, ज्यादा होना चाहिए। ये 3 पाकिस्तानी नौजवान हैं जो पाकिस्तान के कंपैरेटिवली एक छोटे शहर में, इस्लामाबाद में, उसके स्पोर्ट्स स्टेडियम में जमा है और ये सिर्फ 1600 आसामियां, 1650 आसामियां जो इस्लामाबाद पुलिस में आई हैं अरमला, ये उसके लिए जमा है। लुक एट द क्राउड। 30,000 से ज्यादा ये जो नौजवान है ये जॉब के लिए आए इस्लामाबाद पुलिस में। कांस्टेबल्स की भर्ती का ये टेस्ट था और हजारों नौजवान पहुंचे, स्टेडियम भर गया, लोगों ने फुटेज शेयर की और सिर्फ 1650 असामियां थी। आप ये सोचें कि मुल्क में बेरोजगारी का आलम क्या है कि लोग कांस्टेबल के जो कहले पोजीशन पे भर्ती होने के लिए कितनी बड़ी तादाद में आए हैं। तमाम कांस्टेबल्स हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, जिसमें काम कर रहे हैं, हमारे कौम के बेटे हैं, लेकिन इन नौजवानों का मुस्तकबिल इससे कहीं बेहतर हो सकता है। खैर, इससे पहले कि एक छोटा सा मशवरा दें इन कांस्टेबल्स, फ्यूचर कांस्टेबल्स को, इनको जब कहा गया कि स्टे क्वाइट, खामोश रहें, वही बच्चे हो ना स्कूल में, क्लास में टीचर कहती है चुप हो जाओ थोड़ी देर बाद, फिर शोर मचता था। ये पाकिस्तानी बच्चे अरमला हसन, और ये सरकारी हमारे स्कूल से, हम भी वहीं से आए वैसे, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। भाई जितने नौजवान गए हैं, आप एक छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, आप अपना कोई कारोबार क्यों नहीं करते अपने इलाकों में, क्यों नहीं एंटरप्रेन्योर बनते और लोगों को मुलाजमतें देते? छोटी-छोटी सरकारी, ये क्या मेंटालिटी है? लेकिन स्टिल हमारे यहाँ लोगों का माइंडसेट बनाया ही नहीं जाता एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो वो बेचारे किस तरह से जाए इन जगहों पे? उनकी यही होती है नौकरी मिल जाए, चंद हजार तनख्वाह मिल जाए। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको पूरी एक वर्किंग करनी है, ग्रास रूट लेवल से लोगों को ट्रेन करना है कि आप, ये एक बहुत अच्छी फील्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, आप इसको आप करें। ये जब पहले नजर देखे मुझे लगा ये 50 लाख जो नौकरियां दी गई है ना, ये उनमें से 30,000 है हलफ लेने आए अपने ओहदे का या अपने सर्टिफिकेट। फिर पता लगा कि ना पहले 50 लाख मिली, ना इन 8 महीनों के अंदर कुछ, ना पहली हुकूमत ने कुछ किया, ना इन्होंने कुछ किया। और ये पार्लियामेंट हाउस से कोई 3-4 किलोमीटर के फासले पे ये जगह है जहाँ पे 30,000 पाकिस्तान का नौजवान किसी महकमे की बेसिक जॉब के लिए, खज्जली में लफ्ज़ कहूँगा, हो रहा है। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। और ये मैंने फिर मेरे लिए अलार्मिंग है हमला कि इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, उसकी गिरदोनवा की आप शुक्र करें किसी सियासी पार्टी के लीडर ने ट्विटर पे पिक्चर लगा के नहीं कह दिया हमारा जलसा देखें कितना बड़ा हो रहा है। मेरे ख्याल में तो सबको शर्म आनी चाहिए, जो भी साहिब इख्तिदार और साहिब इख्तियार रहे हैं, कि आप क्या दे के जा रहे हैं और ये नौजवान नस्ल किधर जा रही है। और दुनिया को भी सोचना चाहिए, पाकिस्तान जैसे ममालिक को जो परेशान करी IMF जैसे इदारे, कि वो किधर लेके जा रहे हैं हमें। सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। मेरा पाकिस्तान हमारा सेगमेंट है, उफैरा फैज़ हैं और आज हवेली नवाब आसिफ जाह के बारे में बता रही हैं कि ये कहाँ पे वाक़ है और अब वहाँ कौन सा कॉलेज मौजूद है। देखते हैं हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। इस वक्त मैं मस्ती गेट पर मौजूद हूँ। ये जो गेट है ये शाही किले के मशरिक की तरफ वाक़ है और इस गेट का नाम जो है वो या तो मस्ती या फिर मस्जिदी के नाम पर रखा गया था। वैसे तो इस गेट का जो ढांचा है वो मौजूद नहीं है, लेकिन मस्ती गेट आज भी अपने खानों और जूतों की वजह से बहुत मशहूर है। तो इस वक्त मैं मस्ती बाजार से घूमते हुए आसिफ जाह हवेली के सामने मौजूद हूँ, जिसे अब गवर्नमेंट फातिमा जना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो आइए अंदर चलते हैं और इस हवेली नुमा कॉलेज की सैर करते हैं। ये जो मेरे पीछे आप गिरती हुई दीवार देख रहे हैं, ये 17वीं सदी की निशानी है। इस हवेली को 17वीं सदी में शहंशाह जहांगीर के दौर में कायम किया गया, जब जहांगीर ने आसिफ जाह को 1625 में लाहौर का गवर्नर मुकर्रर किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आसिफ जाह है कौन? आसिफ जाह जो है वो मलिका नूर जहां के भाई थे, जबकि मलिका मुमताज के वालिद थे। ये हवेली मुगलों से सिखों और सिखों से अंग्रेजों और कई हुक्मरानों की हुकूमत की गवाही देती है।
इस हवेली को सिख दौर में महाराजा रंजीत सिंह के सीनियर वजीर ध्यान सिंह ने इस्तेमाल किया। इसके अलावा इस हवेली को खुशहाल सिंह से भी मंसूब किया जाता है। बरतानवी राज में इस हवेली को ब्रिटिश मैनेजमेंट ऑफिसर्स ने इस्तेमाल किया। तो आइए अब आपको अंदर लिए चलते हैं और इस हवेली नुमा कॉलेज का अंदर से विजिट कराते हैं। अरे वाह, कॉलेज में एंटर होते ही मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ पर तो एक जबरदस्त किस्म का इवेंट हो रहा है। तो क्यों ना आपको भी इस इवेंट का हिस्सा बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी जबरदस्त सी एक्टिविटीज हो रही है। आए ले जी, फेस्टिवल तो एंजॉय हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी और गोला से आए हुए पीके भैया नजर आ गए हैं। तो हम पीके भैया से बात करते हैं। अरे पीके भैया, यहाँ क्या करत हो? मैडम हम अंतरिक्ष से आए हैं। अंतरिक्ष से आए हो? तो तुम्हारा रिमोटवा जो है वो तो पाकिस्तान में तो ना है ना? वो रिमोट वाला वो लास्ट वर्जन था, अभी रिमोट वाले के पीछे नहीं हैं। अब किसके पीछे है? वो हम अपना गोला पे बहुत ही मजा के साथ बहुत रस्ट मार रहे थे। अच्छा। तो वहाँ पे हमको एकदम से बहुत ही जोर का आवाज आया। अच्छा। दे हमका चमका दिए, हमार फिरकी ले लिए, हमार तो खपड़िया ही सटे आ गई, हमार गोला तक पहुँच गया ससुरा। वो आज का था मालूम है? वो आज था लाहौर का अक्सर लावा। तो तुमका गोला पे लावा कौन है? वहाँ पर तो लावा और है, वहाँ पे तो मतलब ये जो पिलांट फिर रहे होते हैं, लेकिन ये कौन सा ससुर का नाती लावा है जो जमीन पे आ गया है। अभी हम तैयारी पकड़े, अभी हम रेडी हो रहे थे कि बीच में एक और आवाज आ गया ससुर का नाती। वो कौन सी? वो जो बोली मासी काम वाली, मासी काम वाली। तो वो कर लिया, हम अभी यहाँ त्योहार बाहर उतरे हैं। फिर जो तोहर ऊ कही थी, हमका बोली थी कि हमार दिल ई पुकार आजा। तो मतलब हम ऊ को ढूंढे की खातिर यहाँ पे आए हैं। वो डांडे टुट्टी है ना। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग अपने गानों के अंदर क्या चीज लेकर आते हो? हम गानों के अंदर अपने जो है सोसाइटी के मसलों के ऊपर भी बात करते हैं। एंड सबसे पहली बात, सिंध का जो अक्सर इमेज पंजाब की साइड या इस साइड पे हम जानते हैं, वो जानते हैं सिर्फ वडेरा और कुछ भी। वडेरे का बेटा? हाँ, वडेरे का बेटा। तो लोगों को सिर्फ यही लगता है, इसीलिए हम थोड़ा आर्ट को, म्यूजिक को बताना चाहते हैं कि भाई हमारी तरफ भी अगर हमें प्लेटफॉर्म मिले, अगर हमें रिसोर्सेज दी जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, क्योंकि आप लोग जो बेसिकली सिंध की प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करते हो अपने सॉन्ग्स में, कोई उसका हल निकलता है? अवाम ये है कि प्रॉपर प्लेटफॉर्म और रिसोर्सेज ना होने की वजह से शायद लोगों तक बात पहुंच ही नहीं रही। अब एंड में कुछ सिंधी में हमारे देखने वालों के लिए कहना चाहेंगे आप? यार असांजा गाना ॿुधो और पंहिंजी संगत के ॿुधाईंदा रहो तो जीअं असांखे इलाही प्यार मिले। न वणे त पैसा असां ॾींदासीं, छो करे नशो त मिड़ई बदनाम आहे, किन कयो सॼो इंसान। तो नाज़रीन, आज मैं बेसिकली आई थी आपको आसिफ जा की हवेली दिखाने, उसकी खूबसूरती दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ आकर हमें पता चला कि एक रंगारंग किस्म का इवेंट हो रहा है। तो हम आपको इवेंट में ले आए और हमने आपको यहाँ पे मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस दिखाएं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ दिखाई, लोगों से बात भी की। तो उम्मीद करते हैं मेरी तरह आपको भी आज का ये इवेंट बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। 2023 कैसा साल होने वाला है, सबको इस हवाले से फिक्र है। कुछ लोग ने गुज़िश्ता साल के मकासद पूरे किए हैं, कुछ के आने वाले बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं, और सियासत के हवाले से, मुल्क के हवाले से 2023 कैसे होने वाला है, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सामिया खान मौजूद है, एस्ट्रोलॉजर हैं। सामिया, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो हम 2023 के हवाले से और 2022 में चंद प्रेडिक्शंस जो आपने हमारे शो पे ही की थी वो काफ़ी हद तक सही भी साबित हुई, और हमें बड़ी खुशी है कि अब हम 2023 में आपसे कुछ जानने वाले हैं। तो ज़रा बताएं 2023 कैसा साल होने वाला है? सबसे पहले एक्सप्रेस मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2023 में पिछले 3 सालों से कोई अच्छी खबरें नहीं दे पा रही थी, लेकिन 2023 रब करे कि ये उम्मीदें पूरी होने वाला साल है। कुछ रोशनी की किरणों का साल है, पाकिस्तान के लिए रूहानी मदद का साल है। ये जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा या पाकिस्तान का दिवालिया हो जाएगा, दुश्मन के मुंह में खाक। इंशाल्लाह 3 तारीखों से हम संभलना शुरू हो जाएंगे। पहली तारीख है
18 जनवरी 2023, दूसरी तारीख है 8 मार्च 2023 और फिर 21 मार्च 2023। और मैं बिलाशुबा कह सकती हूँ कि 21 मार्च से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का साल शुरू होता है, ये वो वाला साल है जिसके लिए हजरत नेमत शाह वली ने पेशगोई की थी कि पाकिस्तान दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया के लिए बहुत अहम होने जा रहा है। इंशाल्लाह। स्पेसिफिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त, तो हम ये चाहेंगे कि क्योंकि ऐसा लगता है सामने कोई मिरेकल है जो बचा सकता है। और मैं आपको यहाँ पे क्रेडिट दूंगा, आपने पिछले साल लास्ट डेट को जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हवाले से प्रेडिक्शन की थी, वो दोनों, एक वजीर आजम बना, एक वजीर आला बना, और वो ऑन रिकॉर्ड है जो आपकी स्टेटमेंट थी, जबरदस्त थी वो। सो इकोनॉमी के हवाले से हमें बताइए, आपका इल्म क्या कह रहा है इस वक्त पाकिस्तान को लेकर? देखिए, इकोनॉमी ही की तो दिवालिया, तो वही हमें डर लग रहा है ना। तो मुझे बैरूनी मदद का लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, ये वाला साल पाकिस्तान की रूहानी मदद होगी। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की जब न्यूमरोलॉजी करते हैं, पाकिस्तान का नंबर भी 7 है, और जब पाकिस्तान की जो है आप देखते हैं कि जो उसका 2023 ये भी 7 है। मैं इस नंबर को मोजज़ों वाला नंबर कहती हूँ। मोजज़े की तरह अल्लाह पाक इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी का मंजर बनाएंगे। और आपको 4 हिस्सों में हम इसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि समंदर को कूजे में बंद करना होता है, आप लोगों के पास भी लिमिटेड टाइम होता है। ये साल 21 मार्च से शुरू होने वाला साल, मैं कहूंगी मार्स का साल है। मार्स फौज को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कह सकते हैं फौज का साल है। फौज की साख को जो डेंट पहुंचा, फौज पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए उतनी ही जरूरी होने जा रही है। सियासतदानों को अपने अपने किबले दुरुस्त करने पड़ जाएंगे अगर पाकिस्तान को सर्वाइवल की तरफ लेके जाना है। यही 6 महीने होंगे साल के शुरू के, जो पाकिस्तान अपनी पटरी पे और दुरुस्त सिमत में इसका सफर शुरू होगा। फिर वेनस और मरकरी की पोजीशन देखें तो मीडिया का साल है, आर्ट से रिलेटेड जो वाबस्ता शोबे उनके फरोग का साल है। तो ये छोटी छोटी किरणें बताती हैं, क्योंकि गैब का इल्म तो ये नहीं है, ये अंदाजों का इल्म है, जिससे मुझे उम्मीद है कि हम उस वक्त में एंटर होने जा रहे हैं जहां से हम दुरुस्त सिमत में सफर शुरू करेंगे। यानी अच्छी डायरेक्शन हमें इंशाल्लाह इस साल के अंदर मिलेगी। इमरान खान के हवाले से पिछला साल खान साहब के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ, उनके सितारे खासे गर्दिश में रहे। आइंदा इस साल में 2023 में इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है या उनकी जो एक सारी मामला है, वो आप किस तरफ जाते हुए देखें? और एडिंग टू एग्जाम में सभी शख्सियात, अहम शख्सियात के बारे में एक तज्जिया अगर आप दे पाए। अच्छा, खान साहब के बारे में, क्योंकि वो जिस तरह हमारे मजहब में कहा जाता है ना, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े, अब प्रोग्राम्स ने भी रेटिंग के लिए ना खान साहब का जिक्र अव्वल में और आखिर में भी जरूरी करार देते हैं, वरना लोग प्रोग्राम नहीं देखते ना। खान साहब का सितारा 19 जनवरी 2022, आप ही के प्रोग्राम में मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि खान साहब का सितारा सख्ती का शिकार होने जा रहा है। ये निकलेगा 17 जुलाई 2023 को अपने डेंजर जोन से। टिल देन खान साहब की सियासत है, खान साहब की अज़दवाजी जिंदगी है, या खान साहब की पार्टी है। खान साहब को तवज्जो बाकी मसाइल से हटा के अंदरूनी मसाइल में देनी पड़ेगी। इंशाल्लाह मैं हमेशा कहती थी कि साख अपनी बचाने की कोशिश करें, इक्तदार तो फिर भी मिल जाएगा नवाज शरीफ साहब की तरह। इक्तदार का सितारा है दोबारा खान साहब का? देखिए, पहले ये पुल सरात से निकलेंगे तो कहानी आगे चलेगी। 17 जुलाई 2023 तक इफ और बट अभी मौजूद हैं। ठीक है, आपने जो कि जल्दी जाना है, बिल्कुल आखिर में हमें पाकिस्तान की कोई मशहूर शख्सियात, कोई मशहूर इवेंट या फिर ऐसी कोई चीज़ सामया जो कि आप, जिसके बारे में आप, वैसे आपने कहा अंदाजों का इल्म है, जो आप हमें बताएं, और फिर हम ताकि 31 दिसंबर बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह आपसे दोबारा हम बात करें तो वंस अगेन हमें क्रेडिट का मौका मिले। कोई ऐसी चीज़ एक्सक्लूसिव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि जो पिछले 3 सालों से पाकिस्तान गुजर के आया है, अगले आने वाले 3 साल आप पाकिस्तानी होने पे भी आपको अल्लाह के हुक्म से फख्र होगा, अपने ग्रीन पासपोर्ट पे भी आपको प्राउड फील करेंगे। क्योंकि मैंने एक पेशगोई की थी कि 2020 एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ पहला साल है। 2023 में 3rd वर्ल्ड वॉर की जो झड़पें शुरू होंगी, हम सुपर पावर्स के
लिए उतने ही लाडले हो जाएंगे जिस तरह हम इमरान खान साहब को लाडला बच्चा कहते थे। हमसे जो बाहर की जो सुपर पावर्स हैं, हमसे ज्यादा उनको हमारे सर्वाइवल की फिक्र पड़ जाएगी, क्योंकि ये खित्ता अब बहुत अहमियत का हामिल होने जा रहा है। आप चूंकि लाहौर में हैं तो तख्ते लाहौर के हवाले से कुछ प्रेडिक्शन। शरीफ फैमिली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन आवर पॉलिटिक्स, उसको कैसे देख रही हैं आप? शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल है अभी सियासत में आगे? ये शहबाज साहब का सितारा अभी तो सेफ जोन में चल रहा है, अभी तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वो सेफ जोन के अंदर हैं। अच्छा। लेकिन जो है मुझे ऐसे लगता है कि समहाउ एक चांस मौजूद है कि सिलेक्टेड लोगों का एक इलेक्टेड सेटअप जो है वो बना दिया जाए, ये अभी इम्कान मौजूद है। ठीक है। अच्छा। और स्पोर्ट्स के हवाले से सामिया, स्पोर्ट्स की दुनिया में चाहे वो क्रिकेट है या दीगर स्पोर्ट्स हैं, किस तरह से आप पाकिस्तान को एक्सेल करता हुआ देख रही हैं? स्पोर्ट्स भी कम बैक कर रही है। जब लोग मुझसे वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन लेते थे तो मैं कह रही थी कि इस साल पाकिस्तान नहीं आ रहा, क्योंकि 2022 में पाकिस्तान के लिए कोई खुशखबरी समझ नहीं आती थी। लेकिन एक खुशी की बात थी कि इंडिया भी नहीं जा रहा। लेकिन ये वाला साल क्रिकेट कम बैक करेगी। आर्ट इंडस्ट्री, मीडिया, आप सबको अल्लाह का शुक्र अदा करें। पिछला साल आप लोगों की फ्रीडम का साल था, ये वाला साल आपकी ग्रोथ का साल है मीडिया की। समय मुख्तसर ये कि इस चीन में फिर पेंडेमिक सर उठा रही है, और हमें याद है कि आप जैसे लोगों ने अपने इल्म की बुनियाद में हमें बताया था कि 2020 के अंदर पे 2021 के अंदर पेंडेमिक हमें हिट कर सकता है कुछ दुनिया भर को। क्या ये पेंडेमिक दोबारा से हिट कर सकता है अभी? इस साल पाकिस्तान में उस इंटेंसिटी का खतरा नहीं है। नहीं है ऐसा। ठीक है सामिया, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। वी नो आप जल्दी में आपने जाना है, लेकिन उसके बावजूद आप हमारे साथ आई। अंदाज़ों का इल्म, बड़ा राइटली कहा सामिया ने, गैब का इल्म नहीं है, अंदाज़ों का इल्म है। उसकी बुनियाद पे लेट मी रिपीट दैट प्रेडिक्शन जो सामिया ने इससे पहले की थी। उन्होंने कहा था जी 2 लोगों के सितारे चमकते नजर आते हैं। हमजा शहबाज का नाम लिया था उन्होंने, और शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने कहा था कि जी और वो एक प्राइम मिनिस्टर बने, एक चीफ मिनिस्टर बने, दो कि हमजा साहब थोड़ी देर के लिए बने, लेकिन बने तो उनकी पोर्टफोलियो पे तो आ गया कि वो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बने हैं। दूसरी जानिब इस बार उनका ये कहना है कि कुछ सिलेक्टेड लोगों का इलेक्टेड सेटअप बन सकता है। दिस हैज अ मीनिंग, आप मतलब खुद निकाल। और कोविड के हवाले से भी अच्छी प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान के लिए अल्लाह का करम रहे और पाकिस्तान को इतना इंटेंस हिट ना करे कोविड, क्योंकि बार बार हम चीन के हवाले से पढ़ रहे हैं, चाइना के हवाले से कि कोविड एक बार फिर सर उठा रहा है। सो ओवरऑल उन्होंने कहा ये साल पाकिस्तान की ग्रोथ का साल है इंशाल्लाह, जो इकोनॉमी और डिफॉल्ट के खतरात है वो नहीं होंगे। फौज का साल है, मैंने कहा फौज आ ही ना जाएगी। अच्छा नहीं है पाकिस्तान के लिए। खैर अल्लाह करे जी तमाम इदारे बेहतरीन काम करें, पाकिस्तान तरक्की करे, हर इदारा तरक्की करे। इस पर भी वांट एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। दोस्तों बात करते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कामयाबी के झंडे कॉमेडी की दुनिया में गाड़ने वाले नामवर लेजेंडरी अदाकार लहरी साहब की। उनके मद्दा आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। 2 जनवरी 1929 को पैदा होने वाले इस बड़े अदाकार का असल नाम सफीरुल्लाह था। अदाकार लहरी साहब को उनके मुनफरिद अंदाज की बदौलत बेहद पसंद किया जाता था। लहरी ने अपने करियर का आगाज 50 की दहाई में किया, जो 30 साल तक ये सफर कामयाबी से जारी रख पाए। लच्छो सेठ शेख लतीफ की फिल्म अनोखी आपकी पहली फिल्म थी। लहरी ने फिल्म अफशा, रिमझिम, छोटी बहन, बालम, जलते सूरज के नीचे, फूल मेरे गुलशन का, अनजान और प्रिंस में मज़ाहिया अदाकारी के ऐसे अनमिट नकूश छोड़े कि देखने वाले आज भी लौट-पौट हो जाते हैं। रुसवाई, बदल गया इंसान, अपना पराया, सोसाइटी, रात के राही, फैसला, जोकर, कौन किसी का, अनहोनी, दामन, आंचल और अंजुमन उनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में शुमार होती है। अदाकार लहरी ने मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जबकि बेहतरीन अदाकारी के एतराफ़ में उन्हें 11 मरतबा निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। अदाकार लहरी तवील अलालत के बाद 13 सितंबर 2012 को कराची में वफात पा गए। आपकी बेमिसाल और लाजवाल अदाकारी को हमेशा याद रखा जाएगा। द ग्रेट लहरी साहब, नाम ही गारंटी है, ब्रांड है जबरदस्त। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बड़ी देर तक कौम को हंसाया, कौम की खिदमत की। बात करते हैं जी अब रोनाल्डो की। मैनचेस्टर यूनाइटेड को खैराबाद कहने वाले, वर्ल्ड कप हार के रोने वाले रोनाल्डो ने उनसे नए क्लब का मुआहिदा, जो कि काफ़ी देर से खबरों के अंदर गर्दिश में था, जिस हवाले से बात हो रही थी, वो मुआहिदा हो गया है। क्या है? पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि दुनिया में नंबर 1 है,
फॉलोइंग के लिहाज से उन्होंने गुज़िश्ता माह इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से राहें जुदा कर ली थी। एक बड़ा इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। अरब मीडिया अब ये कह रहा है कि उसके मुताबिक मैनचेस्टर यूनाइटेड को खैराबाद कहने के बाद वन एंड ओनली रोनाल्डो ने सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर से 2.5 साल का एक मुआहदा कर लिया है और इस 2.5 साल के मुआहदे के अंदर हर साल उनको सिर्फ $7.5 करोड़ मिलेंगे। सिर्फ इंस्टाग्राम पर रोनाल्डो और सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर की जानिब से मुश्तरका तौर पर पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर के क्लब से मुआहदे का ऐलान कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी की गई पोस्ट में रोनाल्डो को सऊदी जो क्लब है अल नसर की जानिब से क्लब की जर्सी देते हुए देखा गया है, जबकि पोस्ट में क्लब की इंतजामिया की जानिब से रोनाल्डो को बेहतरीन अंदाज में खुशामदीद भी कहा गया। कहना ही था उनके कोई 9 लाख फॉलोअर्स थे on Instagram 979 and they reached more than 5 million in days like 2-3 days. So this is what you call Cristiano Ronaldo, दुनिया का बेहतरीन प्लेयर उनको कहा जाता है। एक छोटा सा एनालिसिस हमारे पास था जी जो ये कहता है कि 200 मिलियन पर इन यूरोज आई एम टेलिंग यू 246-47 रुपए का यूरो है आई थिंक, और 200 मिलियन यूरोज पर ईयर विद दैट 16.67 मिलियन यूरोस कमाएंगे वो अगर पर मंथ के हिसाब से बात करें। इसी तरह ये बनते हैं 3.888 मिलियन पर वीक, 555,000 पर डे। इसी तरह से 23,150 फी घंटा, 23,150 यूरोस फी घंटा इसकी कैलकुलेशन बनती है। 386 यूरोस पर मिनट मिलेंगे इनको अगर हम मिनट्स में हिसाब करें, और ऑन एवरेज 6.5 यूरोस कमा रहे होंगे एक सेकंड के अंदर अल नसर के साथ रहते हुए अगले 2.5-3 सालों में। 21 लाख रुपया पर मिनट तकरीबन। अब आप हिसाब लगा ले, मैंने तो बता दिया मेरा इतना ही था। लेकिन ये जी सबसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रोनाल्डो के करियर का डाउनफॉल है, वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं कि उन्हें एक अननोन क्लब के साथ खेलना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो अरब मीडिया है, जो सऊदी अरब है, वो ये कह रहा है कि हमारे फुटबॉल को एक नई जहद देगा और डिटर्मिन करेगा कि हमारी आने वाली नस्लें किस किस्म का फुटबॉल खेलने जा रही हैं। दे आर वेरी हैप्पी ऑन दिस कि इसकी शेप चेंज हो जाएगी। आई थिंक इट्स अ गुड मूव फॉर अरब फुटबॉल टीम, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मूव है। खैर इन दी एंड एक अफसोसनाक खबर है लेकिन हमारे शोबे से मुताल्लिक है, तो विल गिव दिस ट्रिब्यूट टू अमेरिका की पहली खातून न्यूज एंकर बाबरा वॉल्टर्स। यू नो हर 93 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गई। मुनफरिद अंदाज के बायस दुनिया भर में मशहूर थी, ये न्यूज़ एंकर थी और उनके सहाफ़ती करियर का आगाज़ 1961 में किया था उन्होंने, और वो 1976 में अमेरिकी टेलीविजन की पहली न्यूज़ कास्टर बनी थी। उन्होंने अपने करियर में रिचर्ड निक्सन समेत डोनाल्ड ट्रंप तक तमाम अमेरिकी सदर के इंटरव्यूज़ किए हैं और 2000 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। पहली न्यूज़ कास्टर थी और इंतकाल कर She lived in a great way और सच अ सैड न्यूज़ हमने सोचा कि हम ज़रूर शेयर करें बाबरा के हवाले से। जिसके साथ ही जी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वंस अगेन मौसम की सख्तियों को देखते हुए एहतियात से ट्रैवल कीजिए, खास तौर पे पहाड़ी इलाकों में और उन इलाकों में, मैदानी इलाकों में जहाँ पे धुंध होती है। बी वेरी केयरफुल। और कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।